मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार है, मूल अधिकार पढ़ रहे थे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। तो मूल अधिकार में आज हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक पढ़ लिया है। अर्थात 6 जो मूल अधिकार थे, उन 6 मूल अधिकारों में से 2 मूल अधिकार पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। पूछे कुछ बताओगे? अच्छा, नोट्स किसके पास है? उसमें से पूछे कौन ले गया था? है लाए कर लिया पुराना नोट्स जो है संविधान का किसके पास है? हमारे पास है नहीं, कोई ले गया है। कौन ले गया है? चलो देख लेना कोई। हाँ, शायद वर्षा ले गई है, हमको लगता है। आज वर्षा नहीं आई क्या? अच्छा, तो चलो ऐसे पूछता हूँ। अच्छा बताओ, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत से निषेध। और ये कैसा एक दंडनीय अपराध है, ये दंडनीय अपराध है। आज हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक दंडनीय अपराध है। और इसके अलावा अनुच्छेद 19 में क्या है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। 7 थी मूल संविधान में, और एक जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 19 वो 1F में था ना, 19 1F याद रखना है, ठीक है। और 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं, कोई बता सकता है? बोलने का अधिकार, सम्मेलन, संघ बनाने का और संचरण का, और बस जाने का अधिकार, और संपत्ति हाँ या वृत्ति या जो है व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और आत्म अभिशंसन से मतलब संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? भाई ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्द ऐसे पूछे जाएंगे जो मतलब किताबों के लैंग्वेज हैं। मैंने बताया भी था, आत्म अभिशंसन मतलब स्वयं अगर दोषी हो तो स्वयं के खिलाफ गवाही देने को कोई उकसा नहीं सकता है। अनुच्छेद 20 में हाँ, दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि से संरक्षण, जिसमें आत्म अभिशंसन की भी बात की गई है, ठीक है। और दोहरे दंड से निषेध, दोहरे दंड से भी संरक्षण, ये भी है किसमें? अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मन पसंद की शादी करना कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पर शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार, ये भी किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। यानी जीवन जीने के जितने भी जीवन जीने और जो है आपके जो है शारीरिक जितने भी मतलब अधिकार हैं, शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार, वो सब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आ जाते हैं। 6 स्वतंत्रताएं तो है ही है 19 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। हाँ, तो अनुच्छेद 20 और 22 दोनों किसको मिलता है? अपराधियों को संरक्षण दिया गया है, जिसमें 2 प्रकार के जो है, एक निवारक निरोध है और एक क्या है? दांडिक निरोध। निवारक निरोध और दांडिक, जो सब हाँ, अभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक कभी किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया है कि मतलब भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो अंग्रेजों के समय आया हुआ एक काला कानून था, जिसका क्या नाम था? कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। उसके समान है, उसके समकक्ष है। तो कौन सा अनुच्छेद है? निवारक निरोध अनुच्छेद 22 में है। हाँ, तो ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, ठीक। तो अब हम लोग 22 तक पढ़ लिए थे, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 23 और 24, अनुच्छेद 23 से 24। 23 से 24 में क्या व्यवस्था की गई है? किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल जो है 23 में और आर्टिकल 24 में। ये है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में जो बात की गई है वो है बलात् श्रम। कौन सा श्रम? बलात् श्रम से मतलब क्या कहेंगे, छुटकारा, या क्या कहते हैं इसको, निषेध। बलात् श्रम पर रोक या निषेध, बलात् श्रम पर निषेध। और दूसरा है बाल श्रम, दोनों बा से ही आता है, बाल श्रम पर निषेध। हाँ, दूसरा बाल श्रम है। ठीक है, 23 में है बलात् श्रम और 24 में है बाल श्रम। बलात् श्रम पर निषेध और बाल श्रम पर निषेध, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद। देखो इसके पीछे कहानी आप समझ लो, क्यों संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को किया है हमारे जो है संविधान में। एक्चुअली क्या था कि हम लोग अंग्रेजों के समय से बहुत ज़्यादा जो शोषण हुआ था, अंग्रेज उस समय हम लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। और आज़ादी के बाद भारत में भी जो है एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था, जमींदार वर्ग थे। ठीक है, और इसके पहले भी आज अंग्रेजों से पहले भी भारत में जो है उच्च जातियां थी, निम्न जातियां थी, बहुत शोषण हुआ था उस समय काफ़ी जो है। तो शोषण का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी शब्द है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो है उच्च वर्ण द्वारा या उच्च तबके द्वारा, वर्ण कह लो या तबका कह लो या अमीर कह लो, अमीरों द्वारा गरीबों का जो है शोषण किया जाना। तो ये पहले से ही चला आ रहा था भारत में, हिंदुस्तान में। अंग्रेजों ने तो बहुत शोषण किया था भारतीयों का। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में जो है जो तीसरे प्रकार के, तीसरे टाइप का जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको 2 अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित किया। एक तो आर्टिकल 23 में जो सबके लिए बलात् श्रम पर निषेध होना चाहिए, उसमें बच्चे भी आ जाएंगे, महिलाएं भी आ जाएंगी, बुजुर्ग भी आ जाएंगे, सभी प्रकार के। लेकिन क्योंकि बच्चे भारत का भविष्य है, किसी भी देश का भविष्य कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो अब बच्चों की उम्र, पढ़ने की उम्र पर उनको आप कहाँ लगा दो? किसी कारखाने में नियोजित कर दो या किसी जो है कंपनी में लगा दो, कहीं होटल में लगा दो कहीं, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों पर एक अलग से जो है अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर। अनुच्छेद 24 से याद रखना 14 साल, 24 है, 24 में 10 घटा दोगे तो 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है नियोजित नहीं किया जाएगा कारखानों में, खान में, या फिर किसी जो है डेंजरस एक्टिविटीज में, पटाखे वगैरह बनाने की जो है खतरनाक फैक्ट्रियों में, उनमें उनसे इनको रोका जाएगा। तो ये 24 से कहता है। तो पहले हम लोग 23 को पढ़ेंगे, 23 को समझेंगे। बलात् श्रम क्या है? जो है फोर्स लेबर, अंग्रेजी में कहते हैं इसको फोर्स्ड लेबर। तो फोर्स लेबर पर जो है रोक लगाया गया है। बलात्, देखो बल और लात दो शब्द से बना है ना, बल और लात, लात घूसा मार करके काम कराना, बल से और लात घूसा मार करके काम कराना, वही क्या कहलाता है? बलात् श्रम। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एक तो बलात् आ ही गया, एक तो जो है फोर्स लेबर आ गया, बलात् श्रम, एक बेगारी भी आ जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, बेगारी करवाते नहीं, कहते हैं बेगारी करवाना है। ठीक, और एक बंधुआ मजदूर आ जाता है इसके अंतर्गत, हम लोग अध्ययन करते हैं, बंधुआ मजदूर का उन्मूलन करना है। ठीक, और इसी के अंदर आ जाता है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपने सुन रखा होगा, आजकल बहुत सारा उसमें आता रहता है, वो जो है क्या नाम, यूट्यूब वगैरह पे, कि जो है तस्करी हो रही, बच्चों की तस्करी की जा रही है। तस्करी, मानव तस्करी, जैसे वस्तुओं की तस्करी होती है, मतलब तस्करी मतलब बिना टैक्स पेड करके वस्तुओं को उसका जो व्यापार करना, क्या कहलाता है? तस्करी। तो ऐसे ही इंसानों की भी तस्करी होती है, जिसको क्या कहा जाता है? मानव दुर्व्यापार। व्यापार में आगे क्या लग गया? दुर। दुर मतलब खराब, दुर मतलब क्या हो गया? दुर्व्यवस्था। व्यवस्था खराब हो तो उसको क्या कहेंगे? दुर्व्यवस्था। और व्यापार खराब, मानव का तो वैसे भी व्यापार गलत है, मानव का व्यापार नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये बहुत जो है संजीदा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब संजीदा टॉपिक होने की वजह से इसे भी रोका गया है, इसमें जो है लेबर, फोर्स लेबर में, बलात् श्रम में। ठीक, अब इसी मानव दुर्व्यापार में अंगों का भी व्यापार होता है, मानव के अंगों का भी। इसमें जो अक्सर आए दिनों आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि जो है फलाना डॉक्टर ने जो है
मतलब किडनी बेच दी, किडनी खरीद लिया, फलाना जो है गैंग, इस तरीके से मतलब करोड़ों में जो है महंगे महंगे ऑर्गन शरीर के बिकते हैं। क्योंकि जब इंसान पैसे वाला होता है और उसका कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है तो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार रहता है। जब वो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार रहता है तो फिर डॉक्टर भी लालच में आ जाता है, कहता है आ जाओ तुम्हारे जो है किडनी लगा देंगे दूसरी। और फिर कौन फंसता है उसमें? गरीब बेचारे। गरीबों का क्या होता है? दुर्व्यापार होता है उनका। फिर उनकी किडनैपिंग होती है, बच्चों की किडनैपिंग होती है, बड़ों की किडनैपिंग हो जाती है जितने, फिर उनको निकाल, उनके ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है और निकाल करके फिर जो है डॉक्टर जो जो पैसा देता है अमीर आदमी उसमें ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, उसको जीवन बचा लेते हैं। तो ये बहुत संजीदा समस्या है, ये भी समस्या है। तो अंगों का भी व्यापार होता है इसमें, और अंगों के साथ साथ में यहाँ बाल और महिला का भी व्यापार होता है, बाल और महिला का भी व्यापार होता है। तो इस पे भी रोक लगाया गया है। बहुत तुमने सुना होगा कि महिलाओं को पकड़ करके और उनको जो है भारत से बाहर अरब कंट्रीज में और दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ करके उन्हें जो है भेज दिया जाता है व्यापार, मतलब वहां जा करके फिर उन्हें मतलब रेड लाइट एरिया में बिठा दिया जाता है, इस तरीके से कोठो वगैरह बिठा दिया जाता है। तो ये सब इन सब चीज पर रोक लगाया गया है। इसी को क्या कहा गया है? बलात् श्रम पर निषेध। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में। तो ये संविधान ने बहुत सोच समझ करके ये सारी चीजें बनाई हैं। तो बलात् का मतलब अब यहाँ पे देखो, मतलब बल द्वारा आप बंदूक लगा करके जो है किसी को डरा करके काम करा सकते हो, या फिर जो है मतलब कोड़े, पहले अंग्रेज क्या करते थे? कोड़े बरसाते थे। मतलब जितने जैसे भी, जैसे मान लो प्लांटेशन में ले गए काम कराने के लिए, मतलब जो है उसमें गन्ने के प्लांटेशन में या फिर जो है आपके चाय के बागानों में, तो वहां पर कोड़े बरसाते थे। कोड़े बरसा करके उनसे काम कराया जाता था, और मतलब जबरदस्ती काम भी कराते थे और उनको क्या नहीं देते थे? मजदूरी भी नहीं देते थे उनको। मजदूरी मिल ही नहीं रही, खाना तो दूर की बात है, तो मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। तो इसी को कहा जाता था फोर्स लेबर, बलात् श्रम। तो ऐसे बलात् श्रम से जो है, ऐसे फोर्स लेबर को जो है रोका गया। और ये जो है हमको राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य और व्यक्तियों के विरुद्ध बहुत सारे जो है अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन ये ऐसा अधिकार है जिस तरीके से अनुच्छेद 17 था। अनुच्छेद 17 में क्या था? छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। तो अस्पृश्यता भी किसके विरुद्ध प्राप्त था? राज्य और व्यक्तियों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध प्राप्त है ना, कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता छुआछूत और राज्य तो करेगा ही नहीं, राज्य से अपेक्षा नहीं की जाती है। इसी प्रकार से जो है आपका ये भी शोषण के विरुद्ध अपराध भी क्या है? राज्य और व्यक्तियों के दोनों के विरुद्ध हमको मिला हुआ है। अर्थात अगर राज्य भी हमारा शोषण करता है तो वो भी दंड का भागीदार होगा, और अगर राज्य का कोई व्यक्ति शोषण करता है तो वो भी दंड का भागीदार। तो शोषण के विरुद्ध अपराध क्या है? ये जो है मतलब शोषण के विरुद्ध अपराध करो, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, अर्थात ऐसा अपराध, ये कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर ये अपराध और आप लिख लेना, ये दंडनीय अपराध है। ये कैसा है? दंडनीय। एक दंडनीय अपराध हमने देखा था, अनुच्छेद 17 था, अनुच्छेद 17 भी था, वहां पर भी जेल और जुर्माना दोनों था। यहाँ पर भी जेल और जुर्माना दोनों है। कम से कम 6 वर्ष के कारावास है, और जो है 3000 से लेकर के 20-25 हजार तक का जुर्माना जो है लगाया जाएगा, जैसा मतलब जिस प्रकार से जो मतलब वो शोषण होगा उस तरीके से। तो दंडनीय अपराध है ये। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि मूल अधिकार में वे कौन कौन से भाग हैं जो दंडनीय अपराध हैं? तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23-24 दोनों, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 और 24 दोनों कैसे अपराध हैं? दंडनीय अपराध है। अर्थात इस प्रकार के अपराध करते हुए व्यक्ति अगर पाया जाता है, या कोई उसके खिलाफ जो है मुकदमा करता है कि हमारा शोषण हुआ है, तो उस पर दंड भी लग सकता है। दंड में भी दोनों प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जेल की भी सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। तो इस तरीके से ये जो है दंडनीय अपराध है, और इस 17 में भी था। तो बलात् श्रम समझ गए, जबरदस्ती जो है कार्य कराना, बल और जो है लात से, ठीक, शब्द ही बनते हैं ऐसे ही। शब्द को, शब्दों का ऐसे ही वो किया करो, एकदम बिल्कुल चाकू लेके छील दो, खोद दो शब्द को, ठीक है, एनालिसिस किया करो, ऐसे ही जो है बिल्कुल उसका गहराई में घुस जाओ। तो बलात् शब्द वहीं से बना है, ठीक। तो बल और लात घूंसों से काम करवाना, तो बलात् श्रम हो गया। बेगारी भी क्या होता है? जो है बेगारी में मतलब जो है काम भी करा लो और पैसे ना दो, काम भी करा लो और पैसे ना करा दो। बेगारी और बंधुआ जो है लगभग बॉन्डेड लेबर जो होते हैं, बेगारी का ही एक हिस्सा क्या है? बॉन्डेड लेबर, अर्थात बंधुआ। बॉन्डेड में क्या होता है कि जैसे पहले बहुत होता था, जब आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी अगर, तो उसमें बहुत सारे जो उपन्यास थे उसमें ज़्यादातर जो है ऐसे ही उस समय के जो समाज का चित्रण किया जाता था कि फलाना जो है गरीब आदमी था
उसने जो है कुछ पैसे जो है किसी सेठ से ले लिए और वो उसका खानदान मतलब चुका नहीं पाता था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। हाँ, सीरियल वगैरह भी आता है मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल का या उस तरीके से। तो पहले ऐसे मतलब होता था अंग्रेजों के समय में, उस समय ज़्यादा था। इस समय जैसे कोई पूंजीपति होता था या कोई जैसे मतलब क्या कहेंगे वो जमींदार होता था, तो जमींदारों से कोई किसान आदमी पैसा ले आता था और फिर वो पैसा दे नहीं पाता था, तो उसमें कहते थे कि मूलधन तो तुम्हारा है ही है, मूलधन के अलावा ब्याज इतना हो जाता था कि ब्याज ही नहीं चुकता कर पाता था। तो जितनी खेती आदमी करता था वो सब सेठ के यहाँ पहुंच जाता था, वो सब जो है पूंजीपति के यहाँ, वो सब जमींदार के घर पहुंच जाता था। और उसके बावजूद घर के बीवी बच्चे उसके घर में जो है काम करना पड़ता था और उसके बदले कुछ नहीं मिलता था। तो इसी को कहा जाता था क्या, बंधुआ मजदूर या फिर जो है बेगारी। बेगारी मतलब कार्य करा लो और पैसा ना दो, उसी को कहते हैं बेगारी, कार्य करा लो पैसा ना दो। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने बेगारी को भी जो है यहाँ पर निषेध किया कि बेगारी भी नहीं करानी है। अगर बेगारी कराता हो कोई पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, चाहे राज्य कराए बेगारी चाहे व्यक्ति करे। अब ऐसे जैसे अभी भी बहुत होता है इस तरीके से, लेकिन जो है लोग मुंह नहीं खोलते हैं, लोग जाते नहीं कोर्ट में, लोग जो है बचते हैं इन सारी चीजों से। नहीं तो बहुत बेगारी होती है आज के समय में भी। कोई से पैसा ले आते हैं और पैसा नहीं चुकता कर पाते हैं तो बेगारी करवाता है कि नहीं करवाता है। लेकिन हमारा राइट क्या है, बेगारी नहीं करा सकता है। जो है अगर इसके खिलाफ आप जो है कोर्ट चले जाओगे, कोर्ट भी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। यही एक बहुत शानदार बात जो है हमारे संविधान में है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। आप वहां जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बीच में किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। नहीं तो और किसी मुकदमे में आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा, दीवानी से शुरू करके, और जो मतलब सत्र न्यायालय से फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, वो तो लास्ट की पीढ़ी मतलब सीढ़ी है। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो ये बहुत शानदार बात है। तो बंधुआ मजदूर और बेगारी ये हो गए। मानव दुर्व्यापार हमने बता ही दिया, मानव दुर्व्यापार और दास प्रथा वगैरह। हालांकि दास प्रथा भारत में जो है इतना संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है दास प्रथा का, क्योंकि हमारे यहाँ कोई खुली दास प्रथा उस तरीके से नहीं थी। यही सब जो छुपी दास प्रथा थी, मतलब यही सब बंधुआ मजदूरी कराना, ये सब कराना। या जैसे अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जो है खास करके जो बिहार वाले क्षेत्र से और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र से यहाँ से लेबर ले जाते थे मॉरिशस वगैरह में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है, श्रीलंका ले गए, मॉरिशस ले गए, इंडोनेशिया ले गए, वहां पर कराते थे गन्ने वगैरह की खेती, चाय वगैरह की खेती करवाते थे, प्लांटेशन का। तो वो कैसे होते थे, बॉन्डेड बंधुआ मजदूर होते थे। तो वही छुपे रूप में जो है दास हो जाते थे, वही। तो उन्हीं को मैंने बताया था गिरमिटिया मजदूर जो होते थे, मतलब एग्रीमेंट कराते थे, उनसे बॉन्ड भरवा लिया जाता था एक सिग्नेचर करा करके कि आपको ये जो है इतनी इतनी मतलब पैसे मिलेंगे और जो है यहाँ रहना है आपको। तो एक तरीके से वो बॉन्ड होता था, लेकिन मतलब कहने का बॉन्ड होता था, लेकिन उनसे कराया जाता था बेगारी ही, ज्यादा काम करा लिया जाता था। मतलब समय निश्चित नहीं होते थे कार्य के, पता चला 18 घंटे नियोजित कर दिया कार्य में बच्चों को और महिलाओं को और व्यक्तियों को, तो कार्य के घंटे भी निर्धारित नहीं होते थे। बाद में दिखाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ संशोधन किए, कुछ जो है कारखाना एक्ट वगैरह बनाए, कारखाना अधिनियम बनाया उन्होंने कारखाना अधिनियम इसलिए बनाया था क्योंकि भारत में जो मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनते थे, हाथ की बने हुई वस्तुएं जो होती थी, कपड़े वगैरह होते थे, वो बहुत अच्छे होते थे। वो तो बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में और यूरोपीय देशों में, तो वहाँ से जो है मशीनों से बने हुए उत्पाद भारत आने लगे। नहीं तो भारत के हैंडीक्राफ्ट बने हुए जो होते थे वो बहुत अच्छे होते थे देखने में। तो इन्होंने फिर बाद में क्या कर दिया कि जो है कारखाना अधिनियम ला करके और उसमें जो है महिलाओं को, बच्चों को नियोजित होने से रोक लगाया। भाई बच्चे और महिलाएं सस्ते लेबर होते हैं, आज भी बच्चे और महिलाएं क्या है, सस्ते लेबर आज भी माना जाता है। कि कहीं महिला काम कर रही है तो इसका मतलब जान लो कि वो सस्ते में जो है लेबर होगी, या बच्चा अगर कहीं नियोजित है। क्यों? क्योंकि जो है मतलब एक ऐसी मानसिकता है कि बच्चा एक्स्ट्रा, मतलब वो तो मतलब एक घर का एक्स्ट्रा सदस्य है तो वो एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है। ऐसे महिलाओं के बारे में सोचा जाता है। काम कौन सोच, मतलब दिमाग में हमारे फीड है ना कि पुरुष ही काम करेगा, बाहर का काम कौन करेगा, पुरुष काम करेगा। तो महिलाएं जो है सस्ती लेबर के रूप में मिल जाती हैं। लेकिन ये सब धीरे धीरे हमारी मानसिकता और विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अभी ये बना हुआ है। तो इस तरीके से जो है इन सारी चीजों पर उस समय मतलब इसलिए वो कारखाना एक्ट लेकर आते थे अंग्रेज कि इनको रोका जाएगा तो सस्ते श्रमिक नहीं मिलेंगे कारखानों को, और सस्ते श्रमिक नहीं मिलेंगे तो उनके जो उत्पाद होंगे महंगे बनेंगे, और महंगे बनेंगे तो इंग्लैंड के उत्पाद जो बने हुए सामान है वो बाजार में सस्ते हो जाएंगे और हमारे सामान बिकेंगे।
तो इसलिए कुछ कारखाना एक्ट अधिनियम कुछ लाया करते थे दिखाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारा हम लोग जब आगे इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरीके से बलात् श्रम पर निषेध किया गया। तो ये कहा गया, ये जो है अनुच्छेद 23(1) में ये बात, जितने भी अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद के उपबंध जो मतलब क्लॉज होता है 1 में ही रहता है मोस्टली ना, देखा होगा आपने 1 या ज्यादा 2 तक रहता है। तो अनुच्छेद 23(1) में ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन अनुच्छेद 23(2) ये कहता है कि भैया अगर आप इन सारी चीजों को, कुछ चीजों को अगर राज्य को पावर नहीं दोगे तो राज्य काम ही नहीं करवा पाएगा अपने जो है कर्मचारियों से। तो इसलिए अनुच्छेद 23(2) जो खंड है 2 का, उसमें ये कहा गया है कि या तो कोई स्वेच्छा से कार्य करना चाहे। बलात्कार मतलब बलात्श्रम मतलब क्या होता है? जबरदस्ती काम कराना। जितना मतलब 10 घंटे का अगर किसी का काम करने का जो है किसी कंपनी में नियोजन है, 10 घंटे काम करने हैं, 10 घंटे से अगर आप ओवर टाइम कराते हो बिना पैसा दिए तो वो भी बलात्श्रम कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? बलात्श्रम कहलाएगा। लेकिन जो स्वेच्छा से करना चाहे, मान लो कोई स्वेच्छा से कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है और कहा भैया छुट्टी के बाद भी हम तुम्हारे साथ लगे रहेंगे, मैनेजर साहब, कंपनी के मालिक, हमको देना या ना देना पैसा, हम चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे। कंपनी ग्रो करेगी तो फिर जो है समाज ग्रो करेगा, समाज ग्रो करेगा तो राष्ट्र हमारा ग्रो करेगा। कुछ ऐसे मानसिकता के होते हैं। अब जैसे मैं सेवा दे रहा हूँ, छुट्टी के बाद दे रहा हूँ, तो ये बलात्श्रम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है? स्वेच्छा से किया गया कार्य है। हमारी क्या सोच है कि बच्चे ग्रो करेंगे, बच्चे का मानसिक विकास होगा और बच्चे जो है डेवलप होंगे, बच्चे अपने अपने रोजगार से लगेंगे, बच्चे अपने रोजगार से लगेंगे तो राष्ट्र निर्माण होगा। तो हम इस सोच से लगे हैं। तो ये भी क्या है? बलात्श्रम से छूट है। तो अनुच्छेद 23(2) ये कहता है कि अगर कोई स्वेच्छा से कार्य करना चाहे तो वो बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। कोई स्वेच्छा से कार्य करना चाहे तो वो बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। और जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाओं में कभी कभी जरूरत पड़ती है सरकार को जो है ओवर टाइम काम कराने के लिए। जैसे BLO आपने देखे होंगे, BLO देखे ना, सुना होगा। प्राइमरी के शिक्षक क्या बनाए दिए जाते हैं? BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। BLO जो घर घर आपको जो है इलेक्शन आते हैं तो पर्ची बांटते हैं, आपके जो है नाम जोड़ते हैं, मतदाता रजिस्टर में नाम काटते हैं, नाम जोड़ते हैं ना, BLO का काम है। तो वैसे तो उनकी ड्यूटी किस लिए लगी है? पढ़ाने के लिए। लेकिन उनको संडे को भी जाना पड़ता है, हालांकि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर वो जो है अनुच्छेद 23(1) के तहत कोर्ट चले जाएं कि ये तो बलात्श्रम करा रही सरकार, हमको राज्य के विरुद्ध भी और पब्लिक के मतलब व्यक्ति के विरुद्ध भी मिला हुआ है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 23(2) ये कहता है कि सार्वजनिक सेवाओं में राज्य चाहे तो वहां पर बलात्श्रम करा सकती है, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। यही क्या है? अपवाद है। यही क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है। तो ये अपवाद भी है यहाँ पर, यानी स्वेच्छा से, मेरे जैसे लोग स्वेच्छा से जो कार्य कर रहे हैं कंपनी को ग्रो कराने के लिए, जो है संस्थान को ग्रो कराने के लिए, तो वो भी जो है बलात्श्रम में नहीं आएगा, सार्वजनिक सेवाओं में बलात्श्रम में नहीं आएगा। अब जैसे कभी आपात स्थिति लग गई, देश में क्या हो गया? आपातकाल लग गया। आपातकाल अर्थात जैसे मान लो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भारत पर अचानक, और भारतीय सेना जो है थोड़ा सा, मतलब चलो पाकिस्तान तो पिद्दी है, उसको तो उड़ा देंगी हमारी भारतीय सेना, मान लो चीन ने आक्रमण कर दिया और दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया। अब भारत में सेना की अकस्मात जरूरत पड़ गई और ज्यादा भर्ती की, तो फिर अब क्या करेगी सरकार? भर्ती करेगी ना, तुरंत रिक्रूटमेंट निकालेगी। और जो है जितने भी, अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि जो है कौन पढ़ा है कौन लिखा है, उसमें देखा जाएगा किसकी हाइट ठीक है। और पहले ये देखा जाएगा कि कौन बंदूक पकड़ लेता है। गांव में जो है सर्चिंग शुरू कर दी जाएगी और उनको पकड़ पकड़ सेना में भेजा जाएगा। आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि राष्ट्र में क्या लग गया है? आपातकाल लग गया है। तो अब सरकार को, यानी राज्य को जो है यहाँ पर पावर मिला हुआ है अनुच्छेद 23(2) के अंतर्गत, 23(2) खंड है, उसके अंतर्गत आपातकाल में जो है नियोजन कर सकती है। उसमें मान लो उसी समय आर्थिक आपात लग गया, तो हो सकता है आपको सैलरी भी ना दे सरकार, बिना सैलरी बेगारी भी करा सकती है और बलात्श्रम भी करा सकती है, दोनों काम करा सकती है सरकार, मतलब राज्य। तो यहाँ पर जो है इससे उन्मुक्ति भी मिली है। तो ये भी क्या है? अपवाद। अब जैसे आपात राष्ट्रीय, मतलब आपात कई प्रकार के होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे जैसे आर्थिक आपात है, हालांकि अभी देश में आर्थिक आपात कभी नहीं लगा है। आर्थिक आपात लग जाए और कभी जरूरत पड़े कि हम लोग की सैलरी काटनी पड़े सरकार को, हाँ, इसका एक जो है थोड़ा सा मतलब फ्यूडो जो है रूप दिखाई दिया था कोरोना के समय। हम लोगों से जो है जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन वॉलंटियर जो है सर, एक दिन की सैलरी काटी गई थी। लेकिन अगर मान लो आर्थिक आपात लग गया देश में, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जैसे पाकिस्तान की स्थिति क्या है, वहां रोटी के लाले पड़े हुए हैं,
वहां पर रोटी के लिए मार हो रही, मतलब आटा बिक रहा है 450 350 रुपये 400 रुपये किलो आटा बिक रहा है। तो वो भी जहां जिन दुकानों में मिल रहा है वहां पे मारपीट होने लगती है, और कोई उसमें जैसे पब्लिक मतलब कोई थोड़ा सा सस्ते में बेच रहा है तो वहां पर लाठी डंडे चल रहे हैं कि पहले हमको दो हमको दो। तो अब अभी तक आटे का था, अब धीरे धीरे दाल भी वहां जो है किल्लत आ गई, दालें भी नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति भारत में खैर नहीं आएगी, तो पाकिस्तान में ऐसी स्थिति आ रही है क्योंकि उसका वो भाई जबरदस्ती हमसे जो है अलग होकर गया है, और उसके यहाँ जो है उसका बुनियाद ही उसका जो जन्म ही था, और वो नाजायज ही था एक तरीके से जन्म। तो जो नाजायज जन्मा बच्चा होता है वो तो ऐसे ही परेशान रहता है हमेशा, तो पाकिस्तान ऐसे ही हमेशा परेशान रहेगा, वो नाजायज जन्मा बच्चा है। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपात की स्थिति में हम मना नहीं कर सकते हैं, ये सब हमसे कराया जा सकता है। अब देखो ये इसके लिए नियम कौन बनाएगा, ये तो संविधान में बता दिया गया, लेकिन समय समय पर संसद क्या करती है, विधि बनाती है, विधान बनाती है। तो कौन बनाता है विधान, इस पर संसद बनाती है, विधि बनाती है, विधान बनाते हैं। जैसे 1976 में इन्होंने बनाया था विधान, बाल श्रम जो है निवारक अधिनियम, इन्होंने बनाया था बाल श्रम निवारक अधिनियम। तो 1976 में बनाया था। कब बनाया था, 1976 में। बाल श्रम, वो बाल श्रम करो, बलात्श्रम, बाल श्रम तो उधर पड़ गए। तो बलात्श्रम निवारक जो है, बलात्श्रम निवारक अधिनियम बनाया था। ठीक, इसके बाद 10 वर्ष बाद 1986 में बनाया था इन्होंने महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, वही जो मैंने कहा मानव दुर्व्यापार, अनैतिक व्यापार संरक्षण या कहेंगे जो है निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये भी बनाया था 1986 में। तो कभी कभी यहां से पूछ लेता है कि बलात्श्रम निवारक अधिनियम कब आया था, 1976 में। और 1986 में क्या आया था, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 में। तो ये दो मुख्य अधिनियम आए थे। तो ये अधिनियम कौन बनाता है, संसद बनाती है, विधान बनाती है कौन, संसद बनाती है। तो समय समय पर संसद ये विधान, ये नियम बना करके बलात्श्रम पर नियंत्रण लगाती रहती है। ठीक, तो ये समझ गए पूरा। इसमें आपने क्या क्या मुख्य चीजें, क्या मतलब अनुच्छेद 23(1) के क्लॉज में जो है ये सारी चीजें कही गई हैं, इसका निषेध किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 23(2) में जो है व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है विशेष परिस्थितियों में, आपातकाल के समय या सार्वजनिक सेवाओं के दौरान जो है, या कोई स्वेच्छा से करना चाहता है तो वो जो है बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा, उसे उन्मुक्ति मिलेगी। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर। अब बाल श्रम के लिए एक जो है ईयर निर्धारित किया कि कौन बालक होगा। वैसे तो हमारे जेहन में आता है कि 18 वर्ष तक या 18 वर्ष से नीचे का बच्चा क्या होता है, मतलब वो जो है बालक की कैटेगरी में आता है, अर्थात वो जो है एडल्ट नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पर कहा गया 14 वर्ष, 14 वर्ष से नीचे का बालक जो होगा वो अगर उससे काम कराया जाता है तो वो माना जाएगा बाल श्रम। वो किस में आएगा, बाल श्रम में आएगा। तो बाल श्रम पर यहाँ पर याद रखना है आपको, 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे जो होंगे वो जो है बाल श्रम के अंतर्गत आएंगे, बालक माने जाएंगे। और ये अगर कार्य करते हैं तो ये बाल श्रम के अंतर्गत बाल श्रमिक माने जाएंगे। और इस पर जो है निषेध लगाया गया है प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी और सरकार के, राज्य के खिलाफ भी। तो अब इसमें किस किस 3 चीजों की बात करती है। एक तो कारखानों में नियोजन नहीं होना चाहिए बच्चों का, इसमें कारखाना में, और खाना शब्द में खान पीछे ले आओ तो खान भी हो जाएंगे, खान मतलब माइंस, खान मतलब माइंस। और इसके अलावा जो है आपका जो हजार्डस एक्टिविटीज, हजार्डस मतलब जितने भी खतरनाक एक्टिविटीज हैं, कौन से खतरनाक, यानी जो है जिसमें ज्यादा बच्चों की जो है जान माल की जो है जाने की जो है गंभीरता रहती है। तो ऐसे हजार्डस एक्टिविटीज, जैसे पटाखा उद्योग है, पटाखा फैक्ट्री में अगर कोई 14 वर्ष तक के बच्चे नियोजित पाए जाते हैं तो फैक्ट्री जो है सीज कर दी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये कारखाना और माइंस और जो है हजार्डस खतरनाक एक्टिविटीज में इनसे क्या किया गया, 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है उन पर रोक लगाया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों पर जो है रोक लगाया जाता है। अब इसमें जो है समय समय पर कुछ जो है एक्ट भी आए, अधिनियम। इसमें भी अधिनियम कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो इसमें एक कानून संसद बनाती है 1986 में, एक कानून संसद बनाती है 1986 में, बाल श्रम जो है उन्मूलन अधिनियम। कौन सा अधिनियम बनाती है, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम बनाती है। ठीक, 1986 में
1986 में संसद बनाती है बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। अब इसमें ये तीनों बातें कही जाती है, इसमें ये तीनों बातें कही जाती है कि कारखाना, हाँ छुट्टी के बाद आ रहे हैं, सब स्टाफ अगर तुम्हारे को अच्छा उन्मूलन कराना है। अच्छा, वो जो गुरेलाल त्यागी जी, ठीक है कल बता देंगे सब। तो इसको त्रयोदशी वाला शुभ जगह नहीं रखते हैं, हाँ तो ये बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत कारखाना खान और खतरनाक व्यवस्थाओं को, ये 1986 के अधिनियम में ये बातें, तीनों बातें कही गई थी कि इन तीनों प्रकार की चीजों में जो है अगर कोई भी बच्चा नियोजित पाया जाता है तो जो नियोक्ता है, नियोक्ता मतलब जो नौकरी देने वाला है, जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है, उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और दंड दोनों प्रकार के होंगे, कारावास भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। जैसे लिखा रहता है ना, यहाँ थूकना जो है दंडनीय अपराध है, जगह जगह लिखा रहता है, कहीं आप सार्वजनिक स्थान पे जाओ, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पे लिखा ना, या बैंक वगैरह में जाओ, यहाँ थूकना दंडनीय अपराध है, 500 रुपया जुर्माना लगेगा और 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने का कम से कम कारावास की सजा होगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है इसके तहत भी 2 प्रकार के जो है दंड का प्रावधान किया गया था। बाद में इसमें संशोधन किया जाता है 2006 में, इसमें संशोधन किया जाता है 2006 में, इसी में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम में ही 2006 में उन्मूलन किया, संशोधन किया जाता है। अब इसमें ये जोड़ दिया जाता है कि बच्चे को जो है घरों में भी और साथ में होटलों में भी नियोजित नहीं किया जाएगा। घर में अर्थात जैसे कोई बच्चा किसी के घर में नौकरी कर रहा है 14 साल से कम उम्र का, तो उसको लगा दिया गया काम पे, तो वो भी अपराध माना जाएगा, वो भी क्या अपराध माना जाएगा। और होटलों में भी, और किसमें, होटलों में भी, होटल में ना रख लेते हैं ना बहुत, जैसे होटल हो गए या फिर इस तरीके से जो है क्या नाम है, हॉस्पिटल हो गए। हॉस्पिटल में देखा ना छोटे छोटे बच्चों को रख लिया जाता है साफ सफाई करने के लिए, दवाएं देने के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बाल श्रम के अंतर्गत ही आते हैं। वो क्यों रख लेते हैं बच्चों को, क्योंकि सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, बच्चे सस्ते मिल जाते हैं। किसी अगर मजदूर को रखेंगे जो दिहाड़ी काम करने वाला है, आज तो रिक्शा वाला भी अगर जाओ कहीं रास्ते में और खाली बैठा होगा, खैनी पीट रहा होगा, उससे कहोगे भैया स्टेशन छोड़ दो, 50 रुपये लेंगे, अरे भैया 10 कम लेना, 40 लेना, नहीं जाओ दूसरा देख लो, बैठा रहेगा खैनी पीटता रहेगा लेकिन 40 में नहीं ले जाएगा। तो इसलिए जो है बच्चों को नियोजित किया जाता है कि बच्चे कम पैसे में मिल जाते हैं। तो 2006 में संशोधन किया गया कि घरों में भी और होटलों में भी, इसके अलावा कारखाना, और इसके अलावा 13 और अन्य प्रतिष्ठान जोड़ दिए गए, 13 अन्य प्रकार के व्यवस्था जोड़ दी गई 2006 में। ठीक, लेकिन समय के साथ में इसमें और फिर संशोधन किया गया, इसी में 2016 में संशोधन किया गया, इसी में 2016 में संशोधन किया गया। बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 में ही संशोधन किया गया 2016 में, और इसमें कहा गया अब बच्चे को किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। अभी तक तो ये इन चीजों को छोड़ करके और जगह लगाया जा सकता था, लेकिन कहा गया कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे जो भी होंगे उनको पूर्णतः बाल श्रम से क्या किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा। अब अगर नियोक्ता, मतलब अब अगर पाया जाता है कि किसी के घर में, किसी के होटल में, किसी के जो है अस्पताल में, या किसी के कंपनी में, किसी के कारखाने में 14 वर्ष तक का बच्चा नियोजित है, तो फिर उसे दंड तो मिलेगा ही, बच्चे को थोड़े दंड मिलेगा, उसे तो दंड मिलेगा ही, जो नियोक्ता है, जो कंपनी का मालिक है, और साथ में माता पिता को भी दंड मिलेगा। किसको मिलेगा, माता पिता को भी दंड मिलेगा। भाई माता पिता अगर नहीं लगाते, नियोजित करते, तो बच्चा क्यों जाता, तो माता पिता को भी दंड मिलेगा और साथ में नियोक्ता को भी दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है बात बनी नहीं, थोड़ा सा और इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया कि बच्चा जो है, इसी में जोड़ा गया 2016 में ही ये बात जोड़ दी गई। हाँ 2016 में, हम लोग इधर भी साफ करके लिखते हैं, 2016 का जो संशोधन किया गया, इसी में एक बात और जोड़ दी गई। 2016 के संशोधन में कहा गया कि घरों मतलब अपने घरों में, स्वयं के घरों में बच्चों को कुछ शर्तों के साथ में काम करने की छूट होगी। जैसे तुमको अपने घर में, अब अपना अधिकार समझ लो कि हमारे घर में हमारे माँ बाप कितना हमसे काम ले सकते हैं, सब आज समझ के जाओ यहाँ से, फिर ठीक है, प्रोटेस्ट करना, जाके लड़ाई करना अपने माँ बाप से, लड़ना नहीं। ठीक, तो अपने घरों में, स्वयं के घरों में, भाई यहाँ तो कहा गया कि कहीं भी, लेकिन इसी में एक चीज और 2016 में संशोधन किया गया कि बच्चा अगर खुद के घर में काम करता है तो कुछ शर्तों के साथ में उसको छूट होगी। भाई इसी समय देखो 1 अप्रैल 2010 से क्या लागू हो जाता है भारत में, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हो जाता है।
चलन में आ जाता है। 2002 का अधिनियम बना था, 21A एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 2 शब्द जोड़ी गई थी, निशुल्क और अनिवार्य, अर्थात फ्री पढ़ाई होगी और अनिवार्य होगी। बच्चों को तो समझदारी है नहीं, तो गार्जियन को कहा गया तुम्हारी ये जिम्मेदारी होगी, तुम्हारा ये कर्तव्य होगा कि तुम्हें अपने 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजना है, और अगर स्कूल वाला फीस लेता है तो हमको बताना, हम उसको सजा देंगे। तो अनिवार्य कर दिया गया था इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कहा गया 14 वर्ष तक के बच्चों को, अब भाई 14 वर्ष के बच्चे अनिवार्य रूप से स्कूल जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कब, मतलब तो काम कब करेंगे। तो यहाँ पर कुछ शर्त कहा गया, यहाँ पर कहा गया भी अब भाई भारत ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल विकसित हो गया है, अभी बच्चों की काम करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे भी घर में काम करेंगे, ऐसा नहीं। तो इसके लिए एक शर्त रखी गई, इसके लिए शर्त ये रखी गई कि जो है बच्चे 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। पहला अधिकार अपना समझ लो, बच्चे जो है अभी तुम लोग 14 साल से ज्यादा हो गए तो खुश मत हो तो लोग खुश मत हो, तुम तो करोगे, तुमको तो गोबर करसी सब करना पड़ेगा तुम सब 14 साल से ज्यादा हो गए, यहाँ जो भी पढ़ रहा है 14 साल से ज्यादा होगा, ठीक। तो 14 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब समझ लो अपने छोटे भाइयों के लिए तो जो है 3 घंटे से अधिक जो है काम नहीं लिया जा सकता है बच्चों से। घर में अगर काम करा रहे हैं माँ बाप, जो है खाद करसी और गोबर करसी खेत खलिहान का काम करा रहे हैं तो कितना कराएंगे, 3 घंटा। और स्कूल के टाइम नहीं कराएंगे, स्कूल का टाइम 10 से 4 है तो 10 से 4 काम नहीं कराएंगे, 10 से 4 आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने ही जाना है भाई, अनिवार्य शिक्षा है और जो है निःशुल्क शिक्षा है और शिक्षा का हमारा अधिकार है। तो भाई बिहार में एक बच्चे को मैंने देखा, वो उसके पिताजी जो है गंजेड़ी भंगेड़ी दरुआ, ठीक है, हाँ, और शराबी, और उसने जो है उसको पता नहीं कहाँ, इतना बड़ा बच्चा है उसको अपना अधिकार पता चल गया, वो पहुंच गया सीधे नीतीश की रैली में, जहां नीतीश आ रहे थे, कह रहे थे हमारे पापा हमको पढ़ाते नहीं है तो भैया मुख्यमंत्री ने पूरा अपना सिस्टम लगा दिया उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। फिर बाद में बहुत सारे संस्थान आए गोद लेने के लिए कि भाई चलो तुम कहाँ पढ़ोगे, हम तुमको सैनिक स्कूल भेजते हैं, फलाने जगह भेजते हैं, यहाँ वहाँ सब पूरा। अरे तो ऐसे भी बच्चे होने चाहिए जो जन्म से ही उसको अपने अधिकार पता थे जो है। तो जो है 3 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है, ठीक। और इसके अलावा जो है मतलब हाँ सुबह मतलब स्कूल के टाइम में नहीं, और इसके अलावा सुबह जो है 8 बजे तक सोने की आज़ादी है, सुबह 8 बजे से पहले नहीं, सुबह 8 बजे से पहले नहीं और शाम को 7 बजे के बाद नहीं। सुबह 8 बजे से पहले अगर गार्जियन कहता है कि ले जाओ गोबर पटक के आओ तो नहीं जाना है, और शाम को 7 बजे के बाद कहते हैं तो नहीं जाना है, क्योंकि तुमको नहीं, तुम तो 18 वर्ष के ऊपर हो गए हो, 14 साल से नीचे नहीं है, ठीक। तो जो है बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को ये 3 शर्तों के साथ में कहा गया कि जो है घर के काम कर सकते हैं, घर का काम माँ बाप के कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 शर्त थी? स्कूल के टाइम नहीं काम करना है, और 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, और सुबह 7 बजे से पहले नहीं, और शाम मतलब सुबह 8 बजे से पहले नहीं और शाम को 7 बजे के बाद नहीं। ये तुम्हारा जो है टाइम रहेगा बच्चों का। तो 14 वर्ष तक की उम्र याद रखना है आपको, कितना उम्र? 14 वर्ष तक के उम्र तक, ठीक। तो ये सारी व्यवस्था जो है आर्टिकल 24 के अंतर्गत कही गई बाल श्रम के अंतर्गत। तो आपको याद रखना बलात्श्रम और बाल श्रम, बलात्श्रम पहले आएगा, बाल श्रम बाद में आएगा। ये अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं लोग, 24 की 23 मार्क के आते हैं, 23 की 24 मार्क के आते हैं। तो पहले किसको अधिकार मिला? बड़े लोगों को मिला, सबको मिला, बड़े मतलब सबको मिला, बाल बच्चे महिला सबको मिला, तो 23 में आ जाएगा। और बाद में किसको मिला? बच्चों को मिला, तो 24 में। 23-24 तो याद रहता है, लेकिन आगे पीछे हो जाता है उसमें, और ये अक्सर प्रश्न पूछता है और अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, बच्चों को बाद में मिला। और 24 से आपको 14 वर्ष भी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ पर 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने से रोका गया है, उन पर निषेध लगाया गया है। तो इस तरीके से ये 2 आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर समझे, जो किसके अंतर्गत था? शोषण के विरुद्ध अधिकार।